नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। हर रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है कॉम्बैट का एक बहुत ही मेगा इवेंट। लेकिन इस रविवार के दिन जो होने वाला कॉम्बैट है ये थोड़ा खास है। इसके पीछे दो तीन बड़े बड़े कारण हैं, उनके बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो आपका वीडियो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं ये खास रूप से उन बच्चों के लिए है जो कि 2022 की अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और यहां पर अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी पाने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आने वाले कॉम्बैट में अपने रैंक को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला कॉम्बैट खास क्यों है? नॉर्मली कॉम्बैट में क्या होता है कि जो अगर आपकी रैंक 500 से ऊपर आती है तो आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप या डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अनअकैडमी इस बार इट इज गोइंग वन स्टेप बियॉन्ड फॉर द स्टूडेंट्स कि सभी के सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी के लिए स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिनिमम 15% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर भले आपका रैंक 500 आए या फिर आपका रैंक 1000 आए या फिर आपका रैंक 1500 आए, कोई भी आपकी रैंक आती है आपको यहां पर मिनिमम 15% का डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है। हाँ, ऑब्वियसली जिन बच्चों की रैंक काफी अच्छी आती है 2 डिजिट में या सिंगल डिजिट में, उनके लिए स्कॉलरशिप का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 2 पॉइंट, काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि अभी तक जो अनअकैडमी का कॉम्बैट था वो केवल और केवल एंड्रॉयड के ऊपर ही अवेलेबल था। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे और खास रूप से ऐसे बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई के टाइम पे अपने एंड्रॉयड या फिर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी डिमांड ये थी कि हमें ये वाला कॉम्बैट वेब के ऊपर भी चाहिए। तो जी हाँ सर, अब वेब के ऊपर भी आपका ये वाला कॉम्बैट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जो कॉम्बैट केवल पहले एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल था वो सेम कॉम्बैट सेम पैटर्न में, सेम क्वेश्चन, सेम टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा वेब के ऊपर भी। वहां पे जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये भी आता है कि जो बच्चे अपनी तैयारी 2022 के लिए शुरू करना चाहते हैं उनके लिए काफी सुनहरा मौका है कि आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है उस केस में आप अपनी तैयारी को तुरंत शुरू कर सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट ऑल्सो। एंड आपको यह भी महसूस नहीं होगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है। तो ये कुछ बड़े बड़े 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि आपको इस कॉम्बैट में डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए। आपको बता दूं कि कॉम्बैट में एनरोल करते टाइम आपसे पूछा जाता है एक एनरोलमेंट कोड, जहां पर आपको क्या भरना है, आपको भरना होगा अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप इस कॉम्बैट में बड़ी आसानी से एनरोल कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई एनरोलमेंट फीस नहीं है। आपको केवल नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये वाला कोड आपको डाल देना है और जिस दिन कॉम्बैट होगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो आपका लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिए, अनि यूपीएससी उसमें भर दीजिए। आपका फाइनल डे जिस दिन कॉम्बैट होगा आपको उस दिन नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाएगी। नाउ स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की डिस्कशन की। मैं डिस्कशन करने वाला हूं कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की जो कि आपको काफी हेल्प कर सकते हैं आने वाले कॉम्बैट में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आपके लिए पढ़ देता हूं। Consider the following statements with regard to tundra type of climate. It is found north of the Arctic Circle in the northern hemisphere. Rainfall is convectional in this climate. Mosses and lichens are the natural vegetation of this region. आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसको लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा जा चुका है। सर ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाला जो आपका तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये बेसिकली आर्कटिक सर्कल के भी ज्यादा ऊपर जाके मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो क्लाइमेट्स होते हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल के बाद हमारा क्लाइमेट आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल के बाद हमारा क्लाइमेट आता है टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट के बाद हमारा क्लाइमेट आता है टैगा क्लाइमेट और टैगा के बाद हमें ऊपर देखने को मिलता है तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जी हाँ, जितना जितना आप ऊपर जाते रहेंगे लैटिट्यूड वाइज उतना ऊपर जाकर आपको तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। और पॉइंट नंबर 2 यहां पे साफ साफ गलत है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो केवल और केवल आपको इक्वेटोरियल इलाकों में ही देखने को मिलती है, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 साफ साफ हो जाता है गलत। पॉइंट नंबर 3, मॉसेस एंड लाइकन्स आर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन, बिल्कुल सही बात है। जो तुंद्रा का क्लाइमेट होता है वहां पे इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि वहां पर जो आपकी बड़े बड़े पेड़ हैं या फिर किसी भी प्रकार के पेड़ यहाँ पे उगने काफी मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपको बेसिकली वेजिटेशन देखने को मिलती है वो या तो
मॉसेज होते हैं या फिर लाइकन्स होते हैं, केवल इस तरह की ही आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। यानी कि 1 ट्रू है, ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है, जिसकी वजह से आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। डिटेल में सोल्यूशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, आपके लिए हमने मेंशन किया हुआ है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों के बारे में आपके लिए डेटा को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समथिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि काफी सारे बच्चों को तंग करती है कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, किस पहेली का नाम है। तो यहां पर लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि भाई एजेंट इसका सही है या नहीं है, यानी कि इस लैंडफॉर्म को बनाने के लिए क्या ये एजेंट यही काम करता है या फिर कोई और काम करता है। अब देखिए, प्लायाज, देन वी हैव मशरूम रॉक्स, देन वी हैव द स्टैलेक्टाइट्स। नाउ सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मान लीजिए आपने इन चीजों का नाम नहीं सुना हुआ, तो उस केस में आप यहां पे इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। अब स्टैलेक्टाइट्स आपने शायद नाम सुना हो, ठीक है, तो स्टैलेक्टाइट का जो आपका लैंडफॉर्म होता है ये बेसिकली पैदा होता है लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी के अंदर। लेकिन लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी के अंदर भी वहां पर जो काम करने वाला एजेंट होता है वो बेसिकली आपका ग्राउंड वाटर ही काम करता है, जो कि स्टैलेक्टाइट्स को यहाँ पे क्रिएट करता है। अगर आपने सुना होगा कि ये होती हैं आपकी कुछ तरह की केव्स, जो कि अंडरग्राउंड केव्स होती हैं, और इसमें कुछ इस तरीके से आपके स्टैलेक्टाइट्स होते हैं जो कि ऊपर से हैंग कर रहे होते हैं। दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दी आपका जो एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू माना जाएगा। अब बात करते हैं प्लायाज की। दोस्तों, प्लायाज इज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू ओएसिस। ये आपके बेसिकली विंड से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं और ये डेजर्ट के एरियाज में बनते हैं। ऐसी छोटी छोटी यहाँ पे आपके एक तरीके से गड्ढे मान लीजिए, जिनके अंदर आगे जाके पानी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका बनता तो डेजर्ट के आपके एरियाज में है, लेकिन बनता विंड की वजह से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे ट्रू माना जाएगा। सिमिलरली मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स क्या होते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आउटक्रॉप्स? ठीक है, ये भी आपका विंड के माध्यम से ही बनते हैं। जो आउटक्रॉप्स होते हैं बेसिकली, ये वाले जो आपके आउटक्रॉप्स होते हैं देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। मशरूम रॉक्स देखिए, मशरूम कुछ इस तरीके से होता है, और ये आपका जो मशरूम रॉक्स होते हैं ये भी इसी तरीके से बनते हैं। ये अगर आपका सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर ये मशरूम का रॉक है, ये भी दोस्तों आपका विंड की वजह से ही बनता है। इसीलिए 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स माने जाएंगे। तीनों के तीनों पेयर्स बिल्कुल सही तरीके से मैच किए हुए हैं, हेंस ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। आप देख लीजिए, पेयर 1 एक्चुअली is correctly matched, गलत लिखा हुआ है। Playas are erosional landforms created by the winds. Such type of shallow lakes are called as playas, where water is retained only for short duration. Pair 2 बिल्कुल सही है। Rock outcrops in the desert, ये भी आपके बेसिकली इसी वजह से बनते हैं। इसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि भाई इसमें डिफ्लेशन भी होती है, अब्रेशन भी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजें आपकी होती हैं जो कि बेसिकली रॉक आउटक्रॉप्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। एंड देन पेयर 3 आपका बिल्कुल सही है। स्टैलेक्टाइट्स आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय ग्राउंड वाटर, और ये बेसिकली हैंग करते हैं एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है। और जो नीचे से निकलने वाले होते हैं, अगर ये आपका मान लीजिए अंडरग्राउंड केव है, तो अंडरग्राउंड केव की जो छत है ये तो आपकी होती है छत, और ये आपका होता है नीचे वाला ग्राउंड। तो नीचे से जो निकलने वाले होते हैं उनको हम लोग स्टैलेग्माइट्स बोलते हैं, और कहीं कहीं पे स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेग्माइट्स आपस में जुड़ भी जाते हैं, उसको हम लोग एक और फीचर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिलर। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये बेसिकली ग्राउंड वाटर की मदद से ही यहाँ पे पैदा होते हैं। तो हेंस स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स ऑल आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ द ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग है, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टाज? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा एंड महानदी पूछा गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो मैप है, जो आपकी नीचे की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, आपको मालूम होगा कि यहाँ से अगर मान लीजिए महानदी है, ठीक है, देन वी हैव गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, एंड देन वी हैव कावेरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपकी रिवर्स हैं, ये सारी की सारी रिवर्स यहाँ पर आके क्रिएट करती हैं डेल्टास, ठीक है। तो ये चारों की चारों जो मेजर आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, ये तो डेल्टा को क्रिएट करती ही करती हैं। तो जी हाँ, कृष्णा भी ट्रू है और महानदी भी ट्रू है। इसको लेकर हमने कई बार चर्चा पहले भी करी है। अगर बात करें गंगा ब्रह्मपुत्रा की, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा अगर दोस्तों यहाँ से निकलती है इस तरीके से, ऐसे आती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही होती है, वो इस तरीके से आगे आती है, तो ये भी तो आके बहुत बड़ा मैंग्रोव बनाती है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत बड़ा डेल्टा भी क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग सुंदरबंस का डेल्टा बोलते हैं। वहीं पर आपका बहुत बड़ा यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी क्रिएट किया गया है। तो जी हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू माना जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3
ऑल आर ट्रू ओवर हियर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट कम अंडर द लिटोरल एंड द स्वैम्प फॉरेस्ट, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। दे सपोर्ट द सेलाइन रेजिस्टेंट वेजिटेशन लाइक सुंदरी ट्री, दे आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाता है। इस तरह के सवालों को आपको गलत नहीं करना है, बिकॉज ये देखिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ, बिकॉज एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ता ही है विद रिस्पेक्ट टू योर ज्योग्राफी। अगर आप लोग कॉम्बैट में हिस्सा लेने आ रहे हैं, आपको हिंट भी दे दूं कि भाई एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़कर आओ, बिकॉज वहां से आपको हेल्प मिलने ही मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से आती हैं दोस्तों? अगेन एक इंडिया का रफ सा मैप बना लेते हैं। तो ये अगर आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, और यहां पर अगर मान लीजिए मैं बना रहा हूं, ये वाला आपका इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपकी आती हैं यहां से। ठीक है, ये इधर से आ रही होती हैं, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में एंट्री लेती हैं, इधर से आती हैं। कहां से आती हैं हम सभी जानते हैं, ये बेसिकली ओरिजिनेट करती हैं मेडिटरेनियन सी के ऊपर से। ठीक है, और ये कब आती हैं? ये बेसिकली आपकी सर्दियों के टाइम पे आती हैं और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश और स्नोफॉल दोनों ही करवाती हैं और हमारे रबी क्रॉप्स को सस्टेन करवाने में एक काफी बड़ी भूमिका भी ये निभाती हैं। दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटरेनियन सी, जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये मेड सी के ऊपर ओरिजिनेट करती हैं। दे एंटर इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये असल में इंडिया के अंदर आती हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अगर जेट स्ट्रीम्स ना होती तो शायद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया के अंदर एंटर ना कर पाती। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आपका सही जवाब बन जाता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस व्हिच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट ओवर द मेड सी, एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, दे आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाता है। अगेन क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से बनाया गया है। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है ऐसे केसेस में। अगेन आपकी एनसीईआरटी ही आपका साथ देगी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों हम लोग जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारा मेन एजेंडा क्या होना चाहिए कि हम ये देखें कि इसका सोर्स क्या है और क्या हमने वो सोर्स पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जो कि कोई हटके किताब से पूछा गया है तो हम शायद उस सोर्स को ना रेफर करें, लेकिन अगर मल्टीपल क्वेश्चन एक ही किताब से पूछे जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि हम उस किताब को लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये वाला सवाल पहले भी कॉम्बैट में पूछा गया था और मेरे द्वारा ही बनाया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एल नीनो। इट इज एन ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना दैट अकर्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। El Nino is a climate pattern that describes the unusual warming of surface waters in the eastern tropical Pacific Ocean. It has no impact on the monsoon rainfall in India. ऑप्शन नंबर 3 आपकी सीधी सीधी गलत बन जाती है। क्यों? फॉर 2 रीजंस। पहली बात तो ये फैक्चुअली भी गलत है और दूसरी बात इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमें हमेशा मानना पड़ता है कि गलत ही होते हैं। अक्सर 90% केसेस में आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत ही होते हैं। पहली बात तो हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कई बार मेंशन किया गया है कि एल नीनो का हमारी मॉनसून रेनफॉल के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 3 गलत है तो ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ए और बी में क्या कॉमन है? 2 ओनली। 2 तो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सही बात है कि जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है वहां पर आपको एकदम से वार्मिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी दिक्कत वहां पे शुरू हो जाती है। इट इज एन ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना दैट अकर्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। दोस्तों अभी तक वैज्ञानिक इस चीज को लेके समझ नहीं पाए हैं कि ये फिक्स्ड इंटरवल के बाद होती है नहीं होती है। देखिए एल नीनो डज नॉट हैव अ फिक्स्ड इंटरवल, इट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 years। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार 3 से 7 साल के बाद ही आए, कभी कभार ये बैक टू बैक भी आ सकती है, यानी कि मान लीजिए 2019 में आई तो 20 में भी आ सकती है और कभी कभार शायद 10 साल तक भी ना आए। ये केवल इन्होंने एक औसत निकाली हुई है, एक एवरेज निकाली हुई है कि जी हाँ पिछले कुछ सालों में इतनी बार आई है, इसलिए कह सकते हैं कि 3 से 7 साल के बीच में एक बार आती है, बट अदरवाइज कोई फिक्स्ड इंटरवल यहाँ पे एल नीनो की नहीं है। ये चीजें बड़ी कॉमन सेंस के बेस पे आधारित चीजें हैं जो कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूज कटिंग पढ़ेंगे रिगार्डिंग एल नीनो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। तो इट डज नॉट अकर आफ्टर फिक्स इंटरवल, ये चीज ट्रू है, जिसकी वजह से ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। 1 भी आपका फॉल्स है, जिसकी वजह से आपका सही ऑप्शन नंबर ए बनेगा 2 ओनली, राइट। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जो मैंने आपको बताया है, दैट इज 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में शायद अवेलेबल नहीं होगा, बट फिर भी देखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा तो करी गई है कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास क्या होते हैं, लेकिन रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास के शायद सारे नाम मेंशन नहीं है। एनीवेज देख लेते हैं। With respect to regional division of Himalayas, the stretch of the Himalayas between the Indus and the Satluj is referred to as। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को।
हमने हिमालयास के बारे में क्या पढ़ा होता है कि हिमालयास हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये देखिए काराकोरम, उसके बाद हमने देख लिया सर कैलाश, देन हमने देख लिया लद्दाख, और लद्दाख के बाद हमने देख लिया ग्रेट हिमालयन रेंजेस, देन हमने देख लिया मिडल हिमालयन रेंजेस, देन हमने देख लिया आउटर हिमालयन जिसको शिवालिक बोलते हैं, और इधर हमने देख लिया पूर्वांचल। ठीक है, ये देख लीजिए काराकोरम, कैलाश, हियर वी हैव लद्दाख, इसको मैं बोल रहा हूं ग्रेट हिमालयन रेंजेस, इसको बोल रहा हूं मिडल हिमालयन रेंजेस, इसको बोल रहा हूं शिवालिक, और इसको मैंने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट हिल्स, या फिर इसको हम लोग पूर्वांचल भी बोल देते हैं। ये एक तरीका है इनको पढ़ने का। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस नंबर 1, GHR को हम लोग नंबर 2 बोलते हैं, इनको नंबर 3 बोलते हैं, इनको नंबर 4 बोलते हैं, और फाइनली इनको हम बोलते हैं नंबर 5। ये एक तरीका है हिमालयास को पढ़ने का। लेकिन कई सारे आपके ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने इस तरीके को बोला कि एक और तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि वो तरीका क्या है, वो तरीका कुछ इस तरीके से काम करता है कि भाई क्यों ना हम इस तरीके से पढ़ें, स्टेट वाइज आपके हिमालयास को हम लोग यहाँ पे बांट देते हैं, है ना। तो स्टेट वाइज सबसे पहले ये आपके हो गए कश्मीर हिमालयास, कि भाई आपको कश्मीर में काराकोरम भी देखने को मिलता है, लद्दाख भी, GHR भी, MHR भी, और शिवालिक भी। उसके बाद आपका आता है पंजाब, तो पंजाब में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये। उसके बाद हिमाचल। इस तरीके से अगर हम चीजों को स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं कि हमें हर स्टेट में कौन से हिमालयास देखने को मिलते हैं, इसको कहा जाता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। जो मैंने 1 2 3 4 5 आपको बताया है ये रीजनल डिवीजन नहीं है, ये नॉर्मल डिवीजन है, और जो मैंने आपको बाकी चीजें बताई हैं ये बेसिकली रीजनल डिवीजन मानी जाती है। तो इंदस और सतलुज के बीच में आने वाला जो आपका स्ट्रेच है इसको बेसिकली रेफर किया जाता है पंजाब हिमालयास के नाम से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो ये चीजें हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में ना मिले। इस केस के लिए फिर क्या करना है दोस्तों, आप लोग रेफर कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक और किताब आती है माजिद हुसैन के नाम से। अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी उस केस में तो आपको वो किताब पढ़नी ही पढ़नी है, अगर नहीं भी है तब भी आप उसके ऊपर एक सरसरी नजर मार सकते हैं। इट विल नॉट टेक यू मच टाइम प्रोवाइडेड आपने एनसीईआरटी को अगर पढ़ा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर किताब को खत्म करने में भी, क्योंकि कुछ कुछ और चीजें आपको मिल सकती हैं जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं आपको मेंस के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी बाय समबडी कॉल्ड एज माजिद हुसैन, ठीक है, काफी फेमस ऑथर हैं ये, इनको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट यूपीएससी हर साल पूछती है, ड्रेनेज को लेके सवाल आते ही आते हैं, और इस साल तो बिल्कुल 2021 में जो आपसे सवाल पूछा गया वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर पूछी गई है और साथ में ओरिजिन पूछा गया है। तो कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, सतलुज लेक रकास एंड भारतपुड़ा अन्नामलाई हिल्स। दोस्तों तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच किए गए हैं। कावेरी जो कि एक पेनिसुलर रिवर है ये ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करती है। भारतपुड़ा जो कि अगेन साउथ इंडिया की नदी है ये भी अन्नामलाई हिल से ओरिजिनेट करती है। सतलुज, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सतलुज कहां से आती है, तो सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लेक कॉल्ड एज लेक रकास, जो कि कहां पड़ती है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू समथिंग कॉल्ड एज मानसरोवर। ठीक है, तो ये मानसरोवर के पास आपको देखने को मिलती है लेक रकास, जहां से सतलुज नदी का ओरिजिन होता है। तो इस केस में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड 3। आप यहां पे देख सकते हैं हमने मेंशन किया हुआ है, इसका सही ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि मैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर रहा हूं, पैटर्न ऑलमोस्ट यूपीएससी भी यही फॉलो करती है। एक क्वेश्चन ड्रेनेज का, एक क्वेश्चन फिजियोग्राफी का, एक क्वेश्चन नेचुरल वेजिटेशन का, और ऐसा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन सॉइल का भी आपको देखने को मिलता है जो कि हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। बट ये कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जिनको कि यूपीएससी कभी भी मिस नहीं करती है। यही टॉपिक्स आपके हमने कॉम्बैट में इंक्लूड करवाए हैं सो दैट आपकी तैयारी उसी तरीके से होती रहे। हम ये चाहते हैं कि आप वो सारा का सारा सिलेबस जो कि यूपीएससी कवर करती है उन चीजों को आप लोग पढ़ करके आएं, सो दैट आप कॉम्बैट में अच्छा परफॉर्म करें, सो दैट आप आगे जाके प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये क्वेश्चन हालांकि काफी आसान बनाया गया। विद रेफरेंस टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, consider the following statements. Tropical deciduous forests are also called as the monsoon forest. Tropical evergreen forests are the most widespread forest in India. ऑप्शन नंबर 1 आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि जी हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। भारत में ट्रॉपिकल डेसिडुअस 2 तरह के आते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई, एंड यही सबसे ज्यादा हमारे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं भारत के अंदर, ना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही, 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। राइट गाइज, इसके साथ ही इस वीडियो को यहां पे समाप्त करता हूं, लेकिन फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिएगा। एक और कारण है, ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार कॉम्बैट में मैंने बनाए हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे, जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको अभी अभी दिखाए, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन द अपकमिंग कॉम्बैट। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल। नॉर्मली जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो 4 करोड़ की होती है। इस बार जो आपका यहाँ पे
अमाउंट है वो 4 से बढ़ा करके 10 करोड़ करवा दिया गया है। साथ ही में 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप केवल इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं तो। पार्टिसिपेट शुरू से करना, प्लीज ध्यान रखना, एंड तक पार्टिसिपेट करना। 60 मिनट्स का टाइम आपसे मांग रहा हूं, 56 क्वेश्चंस होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं एंड कोड आपसे पूछा जाएगा तो भैया आपको भरना है अनि यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।